सीटेट की क्लास के अंतर्गत 3 फरवरी 2023 को जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसका पर्यावरण अध्ययन का हम पेपर लेके आए हैं। पर्यावरण अध्ययन 3 फरवरी 2023 को पेपर जो आयोजित हुआ था, ठीक, सॉल्व पेपर है। आंसर आप देखिए, इसके क्वेश्चन देखिए और इस आधार पर अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। तो चलिए सॉल्व पेपर देखेंगे सीटेट का 20 अगस्त की तैयारी। देखिए, पहला प्रश्न आया हुआ था आपका पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50 पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और 26 नवंबर 2022 को 12:05 घंटे पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी पूछी गई थी। ठीक है, एक मैथ का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था पर्यावरण अध्ययन में। ठीक, तो रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा हुआ समय है आपका, कितना समय है यात्रा में लगा समय? 19 घंटा और 15 मिनट। जब आप जोड़ेंगे, कब से शुरू था? 16:50 से चलती है और 26 नवंबर तो 12:05, इनके बीच में या गाड़ी ने 19 घंटा और 15 मिनट का सफ़र तय किया। औसत चाल दिया हुआ है कितनी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो दूरी निकालना है। दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। ठीक, तो दूरी कितनी है? 19 घंटे 15 मिनट तक की दूरी है और चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो जो गुणा करेंगे आप तो उत्तर आएगा आपका 19.15। ठीक है, गुणा 80, दूरी बराबर चाल गुणा समय, 15/32 BM। ठीक, एक मैथ का क्वेश्चन दे दिया था। और देखेंगे 3 फरवरी 2023 कैसा प्रश्न आया था पर्यावरण अध्ययन में। देखिए, पूछा गया था कल्पना कीजिए, कल्पना को अलग प्रश्न दे दिया कि आप एक उद्यान पार्क में हैं, एक उद्यान पार्क में हैं हम, ठीक, मान लिया भूकंप आ गया तो आप सुरक्षित कौन सी युक्तियां अपनाएंगे? पार्क में हैं, भूकंप आ गया तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाएंगे? नहीं। और निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े नहीं, वृक्ष के नीचे तो खड़े नहीं खड़े होना, निकटतम इमारत में भाग जाएंगे। इमारतों से दूर खुले में रहिए। एक तो ये तो सरल ही है, जैसे भूकंप आने पर खुले में स्थान में चले जाना है, तो 1 नंबर आया था, ये तो इजी आया था। भूकंप आने पर किसी सुरक्षित या खुली जगह पर जाना है। ठीक, अगला क्या था प्रश्न? निम्नलिखित में से कला के कौन कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों और पेड़ों की छालों से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना या पेंटिंग बनाना निहित है? अच्छा, वो पेंटिंग का स्वरूप पूछा गया है जिसमें कौन कौन सी, आप हल्दी लगा सकते हैं, और पुष्प के वर्ण हैं, पुष्प पेड़ों की छाल है, ये सब लगा इस चित्रकला में होता है ये। तो ये किस चित्रकला के विषय में बताया गया है? ये देखिए मधुबनी कला है। ठीक, ये मधुबनी कला कहाँ की है? बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मधुबनी कला प्रचलित है। इससे क्या चित्रकला करते हैं, पेंटिंग इसमें करते हैं। इसमें कैसे नील है, हल्दी है और पुष्प के वर्ण हैं, पेड़ों की छाल, इस तरह से इस चित्रकला में प्रयोग किया जाता है। ठीक, प्रश्न भी है मधुबनी किस राज्य की कला है, चित्रकला है? तो ये है आपकी बिहार की। और देखें कैसे पुरानी भर्ती परीक्षाओं के पेपर जरूर विद्यार्थियों देखिए, इससे बहुत कुछ आइडिया मिलता है। इसीलिए हम ये लेके आए हैं आपके लिए EVS का सॉल्व पेपर जो भर्ती परीक्षा हो चुकी है। ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के समान भाग से प्राप्त किया गया है। तो देखिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। वीडियो पॉज करके भी आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर देखिए होगा नंबर 2, हरी मटर, जीरा, चना और गेहूँ। हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ आदि पौधे के समान भाग से प्राप्त होते हैं। ये चारों कैसे हैं? द्विबीजपत्री हैं। ठीक है, जिसे खाद्य के रूप में विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है, द्विबीजपत्री हैं।
ठीक है। और गेहूँ, जौ, सरसों, मटर आपको पता है ये कैसे हैं, किस प्रकार की फसलें हैं, रबी की खरीफ, ये रबी की फसलें हैं। अगला देखेंगे प्रश्न, नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिसमें नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। हो ही गया है, आम बात है। तो जल प्रदूषित हो गया है, सही क्रम ज्ञात करना है आपको, सही क्रम ज्ञात करना है। प्रदूषण हो गया है, पहला क्या है, ए, नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। ठीक, जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। ठीक, सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है और जल में हानिकारक रसायन अधिकता से छोड़े गए हैं। तो प्रदूषण का इसमें क्रम लिखना है। सबसे पहले, नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित किस लिए होती है, ABCD में सबसे प्रमुख और सबसे खतरनाक कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले प्रदूषण नदी होती है, वो आंसर देखिए आपका क्या सही है, 3 नंबर सही है, डी सही है, ये 1 नंबर है। देखिए, जल में हानिकारक रसायन अधिकता से छोड़े गए हैं। सबसे ज़्यादा जल प्रदूषित किससे होता है, रासायनिक केमिकल जो मिल जाता है, जो फैक्ट्रियों से निकलता है अवशिष्ट, उससे। तो 1 नंबर आएगा आपका डी। ठीक है, डी पहला है, यानी कि डी कह सकते हैं आप। और उसके बाद नंबर 2 किससे प्रदूषित होती है, नंबर 2 होती है नदी के जल की गंध से। ठीक है, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। जब डी के बाद है ए आपका। ठीक, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है बी, जल में जलीय जीवित नहीं रह सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा बी, और सभी व्यवहार उद्देश्य नदी। ठीक है, रासायनिक अपशिष्ट इसमें मिले नदी में, गंध और अम्लता प्रभावित हुए, जलीय जीवित नहीं रहे, और आपका सी क्या है, नदी बिल्कुल डेड हो गई, उसमें जो है सारे तत्व नष्ट हो गए। ये भी विद्यार्थियों प्रश्न सरल आया था, कोई टफ नहीं था इसका क्रम लगाना। चलिए, किसी निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। ठीक, कौन सा उत्तर है इसमें, बीजों द्वारा किन पौधों का प्रवर्धन होता है। नंबर 2 है आपका ये, तो सॉरी 2 नंबर आपका होगा। ठीक, क्रम संख्या बदल गई है ना इसमें, ऊपर नीचे हो गए ऑप्शन, ये इधर, ये है आपका। ठीक, 2 नंबर का क्या है, चावल हैं, गेहूं हैं, ओट्स आदि पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। ठीक है, जब बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं तो उसे बीज द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। ठीक, पर्यावरण का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, तो कहीं से भी उसमें ज्योग्राफी पूरी आ जाती है। ठीक है, और जलवायु, ठीक, पौधे, ये सब आ जाते हैं, इसलिए टफ हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहाँ PV संधू संबंधित रखती हैं। कैसे घुमा पूछा गया था, देखिए सबसे पहले आपको ये पता करना है PV सिंधु, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य से आती हैं। तो आंध्र प्रदेश का आपको मुख्य भोजन बताना था, आंध्र प्रदेश का भोजन खूब, अब तो यूपी में भी चलता है। आंध्र प्रदेश का भोजन है आपका इडली है, चटनी है, चावल है और सांभर है, ये आंध्र प्रदेश का भोजन है। चावल को मसूर की दाल एवं शोरवे के साथ यहाँ खाते हैं लोग, और केले के पत्तों पर परोसते हैं। भोजन के साथ नारियल और मूंगफली से जो चटनी बनती है उसको खाते हैं खूब, अब तो यूपी में भी चलता है। तो ये आपका होगा 1। देखिए, विषय है आपका EVS पर्यावरण अध्ययन, और देखिए एक रीजनिंग क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, ए की 2 बहनें हैं, बी और सी। ठीक है, ए की 2 बहनें बी और सी हैं, ए का पति डी है, और बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध होगा। आप लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं, समझाएंगे नहीं, रीजनिंग क्वेश्चन सरल है। पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन ज़्यादा लेंगे। तो देखिए इसमें आएगा आपका 2 नंबर वाला, डी उनकी कौन है, आंटी हैं। रीजनिंग भी दे दी थी। देखिए अगला, देखिए
नेक्स्ट तो सरल ये है, आप दुकान से गेहूँ लेते हैं, उसकी आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती हैं। गेहूँ से आटा बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम का चुनाव कीजिए। हर घर में रोटी बनती है, ठीक है, इसमें सही क्रम पूछा गया था, इससे सरल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गेहूँ, नंबर 2 आपका उत्तर है। ज़्यादा नहीं बताएंगे, गेहूँ का आटा बनाइए, पात्र में आटा लें, आटा गूँथें, वही सब जो हर घर में होता था। सबसे सरल प्रश्न है इस EVS 2023 में जो आया था, ये इस सेट में सबसे सरल प्रश्न है ये मेरे ख्याल से। रोटी बनाने की प्रक्रिया पूछी गई थी, कैसे रोटी तक बनाने में तक कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। कृषि से भी संबंधित प्रश्न आएंगे आपकी 23-20 अगस्त को जो पेपर है उसमें कृषि संबंधी भी आ सकते हैं प्रश्न। देखिए, उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। बताया भी जाता है कि आप जो है खेतों में देसी खाद डालिए, ठीक है, उर्वरकों की अपेक्षा। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों क्यों कहा जाता है ऐसा? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि खाद जैव निम्नकरणीय है, ठीक, और प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ना तो मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं इसमें, ठीक। अब ऑप्शन की बात करें तो इसका आपका होगा ABC, D अगर छोड़ दें तो ये तीनों जैव निम्नकरणीय हैं, प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, खाद में मृदा में सूक्ष्म रंध्र बन जाते हैं, खाद से मिट्टियों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। तो D ऑप्शन आपका गलत है, बाकी ए भी सही है, B भी सही है और C भी सही है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विद्यार्थियों आप भूगोल को भी थोड़ा देख लेंगे कि कौन सा राज्य से किसकी राज्य की सीमाएं जुड़ती हैं, ठीक है। जैसे पूछा ही गया था, आप गंगा नदी के किनारे बसे नगरों का भ्रमण करना चाहते हैं तो आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे। आपको बताना है कौन कौन से इसमें से स्थान हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, ये बताना है आपको, ठीक। कौन कौन से स्थान हैं, देखिए, कानपुर में गंगा नदी है, ठीक है, और बनारस में है, ठीक है, और कहाँ, कोलकाता में। कोलकाता, कानपुर और बनारस में गंगा नदी है, ठीक। बाकी गलत हैं ऑप्शन आपके। अलग अलग देखिए प्रकार के पौधे होते हैं, उनकी जड़ों का अलग अलग प्रकार होता है। तो कौन सा पूछा गया था आपसे कि कौन सा जड़ों का प्रकार सही है, कौन सा सही है जड़ों का प्रकार। तो सही उत्तर की बात करें तो 2 नंबर वाला ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए। धनिया जो है वो मूसला जड़ का उदाहरण है, ठीक ठीक। बाकी देखिए, बाकी बात करें गेहूं के पौधे की जड़ कैसी होती है, हम बता भी देते हैं, थोड़ा अपस्थानिक होती है। गेहूं के पौधे की जड़ अपस्थानिक होती है, ठीक। और गाजर की कैसी जड़ है, गाजर की जड़ जो होती है वो कहलाती है मूसला जड़, मतलब धनिया और गाजर की मूसला जड़ होती है। बांस की जड़ें कैसी होती हैं, बांस की, तो बांस की होती हैं तंतुमय, जिसको कहते हैं झकड़ा, झकड़ा जड़, ठीक। चलिए, हमने सब बता दिया आपको। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप वर्ग, कछुए और गिरगिट के निकटतम संबंधी है। सर्प, कछुआ और गिरगिट से निकटतम रिश्तेदार कौन सा है इसमें, ये बताना था। कौन सा है, ये है आपका सही उत्तर है नंबर 2, छिपकली। छिपकली सर्प, कछुआ, गिरगिट का निकटतम संबंधी, क्योंकि छिपकली का है ये कार्डिटा फाइलम, इनका जो समूह है वो कार्डिटा फाइलम समूह की है, ठीक है, जिसमें आते हैं सर्प है, गिरगिट है, कछुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से पेंगुइनों का एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। तो ये थोड़ा टफ हो सकता है, पेंगुइन के विषय में पूछ लिया गया था, ठीक। ऐसी जानकारी पेंगुइन के विषय में तो शायद कठिन आपको ना मालूम हो इसमें, तो पेंगुइन पूछा गया था, क्या है इसमें,
सही नहीं है बताना। तो उनकी त्वचा मोटी और शरीर में बहुत वसा होती है। उनका शरीर धारा रेखीय होता है। वे एक साथ इकट्ठे होकर और चिपककर जीवित रहते हैं, ठीक है। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, ठीक। तो ये गलत है 3 नंबर, ये रंग नहीं बदलते हैं पेंगुइन, ठीक। तो इतना तो बेसिक चीज़ें पूछी गई थी, वैसे कर सकते थे इसको। तो पेंगुइन के विषय में अपना रंग बदलते हैं वातावरण के अनुसार, ये सही नहीं है, बाकी सही है। नेक्स्ट देखिए, बोलती इमारतें। गोलकुंडा किले में एक वृत्तांत है, ठीक है। गोलकुंडा किले के विषय में बोलती इमारतें जो है टॉपिक वो बताया गया है। जो शीर्षक का नाम है बोलती इमारतें और गोलकुंडा किले के विषय में वो वर्णन कर रहा है। तो यह पाठ जो है बोलती इमारतें गोलकुंडा के बारे में बताया गया है। विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत स्मारक के विषय में बताया गया है। ये इस स्मारकों के अतिरिक्त किस चीज़ की जानकारी दे रहा है गोलकुंडा, ठीक है। तो इसमें किस चीज़ की जानकारी दे रहा है? तकनीकी परिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्था, ठीक है। पूर्व समय की व्यवस्था को बात कर जानकारी दे रहा है, ठीक। जब गोलकुंडा किले के बारे में बताया गया है तो आसपास जो नदियां हैं, जो गोलकुंडा के बगल से जो नदी बहती होगी, ठीक है, उसके विषय में, तो ये भी सही है। और क्या है? तो स्थानों के पहचान हो तो किसी मानचित्र को पढ़ने के विषय में बताया गया है। युद्ध और शांत करना, किलों की सामाजिक की बताया गया है। इस बोलती इमारत के जरिए ये नहीं है गोलकुंडा किले के निवासियों को द्वारा दिया जाने वाला भोजन, इस चीज़ की जानकारी ये टॉपिक नहीं देता है, ठीक। क्योंकि गोलकुंडा किले के विषय में ही इसमें बताया गया है, तो भोजन से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। बी अलग हो गया है, ए है, सी है और डी है। ऑप्शन ए सी डी। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण अध्ययन का एक पाठ है और इस पाठ का नाम है खत्म हो जाए तो। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत एक पाठ का नाम है खत्म हो जाए तो। इसका विषय क्या है? यात्रा। इसमें यात्रा के विषय में बताया गया है। टाइटल पाठ का क्या है? खत्म हो जाए तो प्रस्तुत करता है। किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है। ये विषय यात्रा जरूर है इसका, इस टाइटल का, लेकिन यातायात तक ही नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। कौन सा इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? तो कौन सा इसका एक उदाहरण होगा ये बताना। खत्म हो जाए तो टाइटल है, विषय किस विषय पे? यात्रा पे लिखा गया है, लेकिन यात्रा के अलावा भी और क्या इसमें हो सकता है? जब खत्म हो जाए तो है टाइटल, तो क्या होगा इसका? लोग विभिन्न दूरी तो जाने में विभिन्न प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। यदि हमारे देश के विद्यार्थी देश में विभिन्न शहरों में वर्षा में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी हो तो ये होगा आपका। तो आंसर होगा आपका 3 नंबर। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया था। ब्लूम की रूपांतरित वर्गीय के अनुसार संज्ञात्मक प्रक्रिया की उच्चतम वर्ग कौन सा है? तो संज्ञात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सृजन होगा। इस सिद्धांत का उपयोग, जो ब्लूम की रूपांतरित वर्गीय है, इस सिद्धांत के अनुसार एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के निर्माण, इसके अंतर्गत एक लर्निंग प्रोसेस का निर्माण किया गया है। इसको हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये जो हमने बनाया है आपके लिए, ये ब्लूम की रूपांतरित वर्गीय के अनुसार सबसे ऊपर क्या उन्होंने दिया है? सृजन दिया है, ठीक। आप नोट कर सकते हैं ऐसा, ठीक। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया हुआ है उसमें सबसे ऊपर दिया है सृजन, ठीक। उसके बाद नंबर 2 पे क्या है? मूल्यांकन। और नंबर 3 पे है विश्लेषण। नंबर 4 पे है लागू। नंबर 5 पे क्या है? नंबर 5 पे है समझना। और नंबर 6 पे है याद, ठीक। ये आपका ब्लूम का रूपांतरित वर्गीय एक आरेख है उनका, ठीक। इसको आप नोट कर सकते हैं, इससे हो सकता है क्वेश्चन मिले आपको।
नेक्स्ट देखिए, एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। ठीक, किसका प्रयोग करता है? देखिए, एक ईवीएस शिक्षक जो होता है वो रूब्रिक्स द्वारा एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है, जिसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्कोरिंग गाइड। ठीक है, तो रूब्रिक्स द्वारा होता है। नेक्स्ट ईवीएस का देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनके प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। ठीक है, तो आयशा जो हैं वो बच्चों को दे रही हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो सामान प्रयोग किया जाता है उनके बीच अंतर बताने के लिए। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? वो क्या कहना चाहती हैं टीचर मैम आयशा? वो इन दोनों जगहों पर इस्तेमाल किए जाने वाले सामान में फ़र्क बताने के लिए क्या कहना चाह रही हैं? वो किस चीज़ को प्रोत्साहित करना चाह रही हैं? देखिए, सबसे पहले वो क्या अवलोकन। ठीक है, बच्चे अवलोकन करें गाँव में कैसे मसाला इस्तेमाल करते हैं, शहर में उदाहरण दे रहे हैं आपको। उसके बाद वर्गीकरण करना है, उसके बाद निष्कर्ष निकालना है और उसके बाद संप्रेषण करना है। ठीक, बच्चे ताकि अवलोकन करें, उसका वर्गीकरण करें, उसको निष्कर्ष निकालें और उसको बताएं। नेक्स्ट देखिए, रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बना रही है। ठीक, बीजों के अंकुरण पाठ की योजना बना रही है रमा। तो वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, तब वह बीजों को पहचानने और उनका नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है? वो विधि बताना है जो रमा इस्तेमाल कर रही है बच्चों को समझाने के लिए। बीजों को छूकर उनको पहचानना है और उनका नाम बताना है। तो वो देखिए, वो इसको हम कहेंगे क्या? प्रदर्शन। इस विधि को हम कहेंगे प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में क्या होता है? इसमें अध्यापक पाठ विषय के आख्यान के साथ साथ पाठ विषय से संबंधित आवश्यक प्रयोग स्वयं करके छात्रों को दिखाते हैं। प्रदर्शन विधि में मैंने आपको बताया, पहले खुद करते हैं फिर उस बच्चों को दिखाते हैं। वह किसी वस्तु के बारे में पढ़ाने पर उस वस्तु को प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की रचना और कार्य प्रणाली का वास्तविक रूप से उसको ज्ञान कराते हैं। ठीक है, तो उसको कहेंगे प्रदर्शन कराया। व्याख्यात्मक नहीं है, बाकी गलत हैं। अगला देखें, टीना एक ईवीएस शिक्षिका है जो विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। तो निम्नलिखित में से टीना का कथन कौन सा है? जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। देखिए, इसमें उत्तर आपका होगा नंबर 4। ठीक, जांच सूची क्या होता है? जांच सूची द्वारा बच्चों की शैक्षणिक प्रगति का सटीक रूप से पता चलता है, जिसके आधार पर वे अपनी पदोन्नति संबंधी निर्णय ले सकते हैं। अतः ऐसे में टीना का जो कथन है उच्च कक्षाओं में उनको भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। 4 नंबर। अगला देखिए, यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है? संवादात्मक शिक्षण जो होता है उसका कौन सा उदाहरण है इसमें? देखिए, संवादात्मक शिक्षण में होता यह है, शिक्षिका और विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभव के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के शिक्षण को कहते हैं संवादात्मक शिक्षण। ठीक, एक प्रश्न और देखिए, मिली एक 6 वर्षीय बालिका है जो अपनी चीज़ें जैसे कि क्ले, डो
किताबें, वर्कशीट, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती है। तो मिली ऐसी बालिका है जो किसी के साथ शेयर नहीं करती कुछ भी हो। तो उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी संयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना, क्योंकि वो मिली किसी के साथ एडजस्ट नहीं होती है ना, कोई किताबें नहीं शेयर करेगी, कोई वर्कशीट है, कोई भी सामान। तो मिली को अच्छा, मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या की प्रतिक्रिया होगी ये बताना है। तो बच्चे को इन्वॉल्व करने के लिए क्लास में क्या कर सकते हैं, समझाएं कि वह दूसरों को साझा न करे, ये नहीं सही है। अन्य छात्रों को समझाएं कि वे मिली के संयोजन करें, ये भी नहीं होगा। उसके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर व्यवहार की चर्चा नहीं करना। मिली के व्यवहार के समाजीकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्य का संचालन करेंगी, विभिन्न प्रकार के सामूहिक कार्य का संचालन करेंगी, जिससे मिली की सामाजिकता बढ़े। ठीक है, मिली को सामूहिक कार्य दिए जाएंगे। ठीक, समूह कार्य देने से ये है कि उसके व्यवहार में सामाजिकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। ठीक है, ग्रुप वाले कुछ काम दिए जाएं, उस ग्रुप में इन्वॉल्व किए जाए उसको। 4 नंबर सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त उपागम नहीं है। ठीक है, ईवीएस पढ़ाना है तो कौन सा उपागम उपयुक्त नहीं है इसमें बताना है। भूमिका निभाना, क्षेत्र भ्रमण, संवादात्मक शिक्षण, सर्वेक्षण, व्याख्यानों द्वारा शिक्षण या निर्देशन। तो कौन सा नहीं है आपको बताना है, डी, सी, ई और बी में कौन सा नहीं है। देखिए आंसर, देखिए इसका होगा केवल डी। ये व्याख्यानों द्वारा शिक्षण निर्देशन ईवीएस के शिक्षण के अंतर्गत उपयुक्त उपागम नहीं है, क्योंकि सबसे पहले देखिए ईवीएस शिक्षण में क्या भूमिका आती है, फिर क्या आता है, फिर आता है भूमिका निभाना। ठीक है, उसके बाद आता है सर्वेक्षण। ठीक, उसके बाद आता है क्षेत्र भ्रमण। ये सब उपागम हैं ईवीएस के, क्षेत्र भ्रमण हैं। ठीक, और उसके बाद है संवादात्मक शिक्षण। ठीक, ये चीज़ें, ये पहलू हैं। भूमिका, सर्वेक्षण, भूमिका निभाना, सर्वेक्षण, क्षेत्र भ्रमण और संवादात्मक शिक्षण। तो डी ऑप्शन नहीं होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, सीना दृष्टिबाधित है और वह ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। अच्छा, दृष्टिबाधित है और रुचि उसकी है ईवीएस की कक्षाओं में। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण करने के लिए ले जा रही हैं तथा सीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये बताना है। क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया, देखिए इसमें जो बेस्ट होगा, पहला तो है अभिभावकों से कहें कि मना कर दे, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, और क्या है, उसके अभिभावक को सलाह दे कि वह उसे जाने की अनुमति दे दें, और उसकी सबसे अच्छी मित्र को जिम्मेदारी सी होगा ऑप्शन। और आपका क्या है, 4-6 विद्यार्थियों के समूह बनाएं, ये भी डी होगा। यानी कि सी और डी ऑप्शन आपके हैं। उसकी सबसे अच्छी मित्र को जिम्मेदारी सौंपें कि वह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें, और 4-6 विद्यार्थियों का समूह बनाएं और प्रत्येक समूह को यात्रा से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपें। आपका बेस्ट ऑप्शन है सी और डी। ठीक, बी भी ऑप्शन सही है आपका, लेकिन किसी विकल्प में दिया नहीं हुआ है। ठीक है, विकल्पों के अनुसार सी और डी सही रहेगा सबसे। चलिए 2 क्वेश्चन और है। निम्नलिखित कौन सा ईवीएस के में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है। भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक कौन है, भावात्मक पक्ष तब नजर आएगा जब अवलोकन होगा, कि चर्चा होगी, कि प्रयोग होगा। साथ मिलकर जब काम करेंगे तो इससे भावात्मक पक्ष का आकलन होता है। ठीक, साथ मिलकर कार्य करना ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है ये। तो आपका होगा 3 नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखिएंगे जो पूछा गया था। ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा अपने अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है। ठीक है, एक अन्वेषी मतलब खोजी प्रश्न पूछता है, उसके मन में एक जो जिज्ञासा है, तो
कौन सा कौशल उसका विकसित नहीं हो रहा है प्रश्न पूछने में। देखिए, जब प्रश्न बच्चा पूछ रहा है अन्वेषी मतलब जो दिल में आया है उसके खोज संबंधी प्रश्न हैं, जिज्ञासा प्रश्न, तो सुनने का कौशल विकसित हो रहा है, समालोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित हो रहा है और विवेचना कौशल विकसित हो रहा है। ये आपका आंसर होगा नंबर 2। प्रदर्शन कौशल उसका विकसित नहीं हो रहा है। प्रदर्शन कौशल तब विकसित होगा ना जब, प्रदर्शन कौशल की परिभाषा यही है कि किसी कार्य को करके दिखाने की कुशलता। करके तो कोई चीज़ दिखा नहीं रहा है, तो प्रदर्शन कौशल कैसे विकसित होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलिए, ये प्रश्न थे आपके जो 2023 3 फरवरी सीटेट में आए हुए थे। तो इसी आधार पर तैयारी करिए। हम आपको साल पेपर भी बताएंगे और प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल पे। नमस्कार।